आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, विद्वान अध्यापक और अध्यापिकाएं, प्यारे बालक और बालिकाएं, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसा पे एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो संपूर्ण राजस्थान के विद्यालयों में जो 8वीं क्लास से ऊपर के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में प्रत्येक क्षेत्र के जजेज जाकर उनको, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे यानी कि परिवर्तनकारी मंगलवार के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है आज मंगलवार है, तो पहले और तीसरे मंगलवार को पूरे राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय में बारी बारी से कोई ना कोई जजेज वहां पर जाकर आपको और आपके विद्वान अध्यापक गण को जो समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं, जो अपराध चल रहे हैं, उनसे आपको सजग बनाने के लिए और जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और उसी अभियान के तहत ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके विद्यालय में आने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले सभी अध्यापक गण का और आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब बात करते हैं प्यारे बालक और बालिकाओं, जो विषय दिया गया है नंबर 1 वो है गुड टच बैड टच, अर्थात बुरा स्पर्श और अच्छा स्पर्श। देखिए, मानव जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिक आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल मात्र सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा है। इस समाज में सुरक्षाएं कई प्रकार की होती है: आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लास्ट में बात करते हैं हम शारीरिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि यदि आप सभी लोग फिजिकल रूप से या शारीरिक रूप से सुरक्षित नहीं रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे, तो आप अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई व्यक्ति हैरान करता है, परेशान करता है, गलत तरीके से टच करता है या छूता है, तो वो हम उसे शारीरिक सुरक्षा के रूप में इस तरह देखते हैं कि जैसे, अब मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा और इस स्टैंडर्ड पर लाता हूं कि जब आप छोटे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, आप अपने माता पिता के साथ बैठते हैं, अपनी बुआ से, अपनी मामा से या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो या तो गले मिलते हैं, या जब स्कूल में आते हैं तो आप कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, या खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एनेक्स जो भी, या टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो अध्यापक आपका कंधा थपथपाकर आपको शाबाशी देते हैं, हाथ पकड़कर भी आपको शाबाशी देते हैं और सर पर हाथ फेर कर भी शाबाशी देते हैं। तो जब आपका कंधा थपथपाया जाता है, सर पर हाथ फेरा जाता है, या हाथ मिलाया जाता है, या हाथ पकड़ा जाता है, तो वहां ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या मेरा कंधा जिस तरह से थपथपाया गया है, मेरे सर पर जिस तरह से हाथ फेरा गया है, या जिस तरह से मुझे छुआ गया है, वो अच्छा स्पर्श है या बुरा स्पर्श है। प्यारे बालकों, आपको इसी के बारे में आज जानना है। अब प्रश्न ये आता है कि आप छोटे बच्चे हैं, इतनी सोच और समझ जितनी एक अधिक उम्र या अधेड़ उम्र के व्यक्ति को होती है, वो आप में नहीं है। इसीलिए यही सोच विकसित करने के लिए आपको ये जानना है कि इस प्रकार किए गए कोई भी स्पर्श वो आपके बॉडी के लिए और आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छा स्पर्श वो होता है जैसे कि हाथ मिलाया जाता है, कंधा थपथपाया जाता है। अब इसमें भी सामने वाले व्यक्ति की सोच देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बस में, स्कूल में, सीढ़ियां चढ़ते समय या अन्यथा आपके शरीर के जो प्राइवेट अंग है वहां छूता है, या इस प्रकार का कोई आचरण करता है जिससे आपको थोड़ी सी लज्जा, भय और शर्म महसूस होती है, तो आप ये समझ जाएं कि ये बैड टच है। जैसे कि मुझे हाथ लगाना यहां था और मैंने हाथ लगा दिया यहां। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जाने और अनजाने में आपका या सामने वाले व्यक्ति का ऐसा कोई आशय या इंटेंशन या इरादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस जगह उनका हाथ या अन्यथा स्पर्श हो जाता है। तो प्यारे बालक बालिकाओं, आपको ये सोचना है
कि इस प्रकार का स्पर्श जो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है वो गुड टच है यानी अच्छा स्पर्श है या बैड टच है, ये आपको जानना है। विशेषकर महिलाएं यहां पर बैठी हुई है, छोटी बालिकाएं बैठी हुई है, तो विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बस के दौरान, यात्रा के दौरान, ट्रेन के दौरान या अन्यथा आप जहां भी किसी भी स्कूल, कॉलेज, अन्यथा टीचर हुए, शिक्षक हुए और कोई अधिकारी हुए, जहां जहां भी आप जाते हैं या जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वो व्यक्ति आपसे इस प्रकार गुड टच या बैड टच कर रहा है, तो ये आपको मन से सोचना है कि उसने आपके शरीर को कौन से अंग को छुआ और किस इरादे से छुआ, किस इरादे से हाथ लगाया। तो आपको जब आपको ऐसा लगे कि फला व्यक्ति या सामने वाला व्यक्ति आपको बैड टच कर रहा है, बुरा स्पर्श कर रहा है, तो आपको उसे डांटना है, ऊंची आवाज में बोलना है या वहां से दूर हट जाना है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है कि जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो वे धन्यवाद के पात्र होते हैं, उनकी पीठ थपथपाई जाती है, हाथ मिलाया जाता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके सर पर हाथ फेरा जाता है। जब आप अपनी माँ, बुआ, मामा, ताया, चाचा, मौसी, एनियक्स जो भी रिश्ते हैं उनमें मिलते हैं तो कुछ लोग गले भी मिलते हैं, तो उसको बुरा नहीं मान जाता। आप में से जो छोटे बच्चे हैं, आप में से जो आपकी माँ आपको गोद में बैठाकर प्यार और दुलार करती है, आपको गोद में लेती है, आपको पुचकारती है, आपको सहलाती है, तो प्यारे बालकों वो बैड टच की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वो आपसे स्नेह रखती है। लेकिन यहां पर भी आपको देखना है कि माता पिता की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ परिवार में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो इस बहाने से आपका शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप कहो कि सर हम ये कैसे जाने कि वो गुड टच है या बैड टच है? तो इसके लिए आपको ये देखना है कि वो आपके किस शरीर को किस तरह छू रहा है। हाथ मिलाने में एक साधारणतया गर्मजोशी का वो आदान प्रदान होता है, तो एक तो साधारण तरीके से हाथ मिला जाए, एक थोड़ा गर्मजोशी से, और एक जैसे विपरीत लिंग के साथ में हाथ मिलाकर उसको जोर से दबाया जाए, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उसका इरादा बैड टच का था। अब दूसरी बात और कर लेते हैं, इनसे हमें बचना कैसे है। इनसे बचने के लिए सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर, हमारे कंधे पर या शरीर के किसी भी पार्ट पर इस तरह से छू रहा है, हाथ लगा रहा है, तो ये एक मानसिक अवस्था है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि उसका जो टच है वो बैड टच है अथवा नहीं। अगर बैड टच है तो आप जोर से बोले, वहां से हट जाएं, या अपने जो भी सीनियर्स हैं, माता पिता है, बुआ है, चाचा है, ताया, या जिसको भी आप अपना वेल विशर मानते हैं, अर्थात दादा है, दादी है, अगर कहीं ऐसा स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, रास्ते में होता है, बस में होता है, ऑटो में होता है, और कोई टीचर्स करते हैं या और हम जैसे अधिकारी भी करते हैं, तो आपको उनको बताना होगा कि मेरे साथ में ये घटना फला व्यक्ति ने कारित करी, जो मेरे हिसाब से, यानी आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बैड टच की श्रेणी में या बुरे स्पर्श की श्रेणी में आना है। तो प्यारे बालक और बालिकाओं, आपको ये पहचानना होगा, आज समय की मांग है, ये अवस्था है कि वर्तमान में जिस तरह से समाज में अनैतिकता का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा और समाज और माता पिता की प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए न तो हमें किसी के साथ बैड टच करना है और न ही अपने ऊपर बैड टच होने को सहन करना है, ताकि आपकी शारीरिक सुरक्षा बनी रहे। जैसा कि मैंने प्रथम प्रयास में ही ये कहा था आपको कि शारीरिक सुरक्षा व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर शारीरिक सुरक्षा को प्रथम स्टेज पर या प्रथम पायदान पर रखा जाएगा तो ही आप जीवन में आगे उन्नति कर पाएंगे, इसके अलावा आप उत्तरोत्तर उन्नति नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा गया है कि जान है तो जहान है, अर्थात अगर आप जीवित रहोगे तो आगे कुछ भी कर सकोगे, लेकिन यदि आपको शारीरिक रूप से कुंठित कर दिया जाता है, शारीरिक शोषण का या अवशोषण का शिकार कर दिया जाता है, तो बाकी सभी चीजें, बाद में आने वाली चीजें गौण हो जाती है। इसलिए प्यारी बालिकाओं और प्यारे बालकों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो टच या जो स्पर्श आपके साथ में किया जा रहा है वो गुड टच है या बैड टच है। ये रही प्रथम विषय की बात, जिसका आपको मुख्य रूप से मुझे एहसास कराना था। ये नियम आप पर, बालकों और बालिकाओं पर नहीं,
विद्यालय की महिलाओं पर और पुरुषों पर भी लागू होता है। इसलिए आप भी इसी तरह से इसको सोचकर अपने आप पर लागू कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात करते हैं इसके अतिरिक्त, वो है वर्तमान समय में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? जब कोई भी व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के किसी भी माध्यम से, वापस सुन लीजिए, जब कोई भी व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या इनसे जुड़े हुए किसी भी कनेक्टेड साधन के माध्यम से आपकी निजी जानकारी चुराता है और उसको अन्य व्यक्ति को भेजता है या अपने आप में स्टोरेज करता है, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम, और उसी को हम साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। केवल मात्र मोबाइल से पैसे ठग लेना या धोखाधड़ी कर लेना साइबर क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। अर्थात आपकी फोटो खींच लिया, जैसे उदाहरण में देता हूं, आप में से कुछ बड़े बच्चे भी हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं बैठी है। आज मोबाइल आपके और हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। सारे लेन देन, सारे भुगतान, बिल का भुगतान, बिजली का भुगतान, टेलीफोन का भुगतान, अन्य खर्चों का भुगतान, सब्जी खरीदते हो तो उसका भुगतान, नाश्ता करते हो तो उसका भुगतान इसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो जो इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से जितने भी अपराध होते हैं वो सारे अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में या साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं या माने जाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इससे साइबर क्राइम कैसे होता है? कभी कभी आपके पास में ऐसे फर्जी कॉल, फेक वीडियो आते हैं या ऐसे फोन आते हैं जिसमें से होता क्या है कि वो आपसे प्रथम बार फोन करते हैं और आपकी निजी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं या कोई ओटीपी मांग लेते हैं। आप और हम कह रहे सीधे मन के, भोले मन के, आप किसके नाम पर? विधवा पेंशन के नाम पर, राशन कार्ड बनाने के नाम पर, मकान के नाम पर, लोन की किस्तों के नाम पर, सिलेंडर बुक कराने के नाम पर या अन्यथा और किसी भी नाम पर जिससे आप इस तरह जुड़े हुए हैं कि आपको वहां से कोई सरकारी योजना का फायदा या लाभ मिलने वाला है, उस नाम पर वो लोग आपको फोन करते हैं और फिर ये कहते हैं कि साहब आपका ये बंद हो गया है, इसलिए आप मैं जो ओटीपी भेज रहा हूं वो ओटीपी मुझे दें। आप सीधे मन के ठहरे, वो ओटीपी आप उन्हें तुरंत प्रभाव से दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती प्यारे बालकों यही हो जाती है कि जैसे ही आप ओटीपी देते हैं उस व्यक्ति की यानी सामने वाले व्यक्ति की एक्सेस आपके फोन तक हो जाती है। एक्सेस मींस रीच, रीच मींस पहुंच। जैसे ही आपने ओटीपी दिया, मैडम ने मुझे ओटीपी दिया, तो मेरा फोन मैडम के फोन से कनेक्ट हो गया। अब दिन भर में मैडम जिन जिन व्यक्तियों से, आप बालक बालिकाएं जिन जिन व्यक्तियों से बात करेंगी, मामा से करो, भाई से करो, बहन से करो, वो सब आपसे पहले वो सुनेगा लगाकर कि आपने किसको फोन किया, सहेली को फोन किया, अपनी माँ को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया और आपने सब्जी खरीदी, वहां पर 200 रुपए का भुगतान किया। तो जो जो ऐप आप इस पर खोलोगे वो ऐप उसकी एसेस में पहुंच जाएंगे और जैसे ही आपने 1-2 दिन में कोई भुगतान किया और तो बैंक भुगतान करते समय आप ओटीपी खोलोगे, आपका पासवर्ड डालोगे और वो पासवर्ड उसको ऐसे ही दिखाई देगा। तो जैसे ही उसके पास वो पासवर्ड जाएगा, वो पासवर्ड देखकर आपके अकाउंट की डिटेल लेगा कि मैडम के खाते में 5 लाख है और वो तुरंत साफ कर देगा। थोड़ी देर बाद में आपको मैसेज आएगा कि आपके खाते से इतना पैसा कट गया है। ये है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। कभी कभी केवल पैसे लेना ही नहीं, दूसरी बातें भी होती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के लड़की का आपके पास फोन आता है, वो आपका अच्छा दोस्त है या आपका मिलने वाला है, आप उससे फोन पर बात करने लगते हैं। धीरे धीरे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो आपकी फोटो आदान प्रदान कर लेता है, आपसे फोटो मांग लेता है और आप सहज मन के होने के कारण से भैया अपना अच्छा दोस्त है, आप अपनी फोटो उसको दे देते हैं। और फोटो देने के बाद अब वो क्या करता है, उस फोटो को किसी और के साथ एडिट करके या ऐसी स्थिति में जहां पर आपके कपड़े पहने हुए नहीं दिखते हो या नहीं दिखाए गए हो, एडिट करके, आजकल ऐसी टेक्निक आ गई है फोन में या साइबर क्राइम में कि आपकी फोटो को किसी भी प्रकार से एडिट करके दिखाया जा सकता है। बॉडी किसी और की होगी और चेहरा आपका होगा। तो फिर 15 दिन बाद में आपको फोन आता है कि आप मेरे फोन पर 50,000 रुपए डालिए, अन्यथा आपकी जो अश्लील वीडियो है वो आपकी माताजी को, पिताजी को, आपके गुरुजनों पर या व्हाट्सएप पर या क्या बोलते हैं इंस्टा पर डाल दी जाएगी। अब प्रश्न ये आता है कि उस स्थिति में आप क्या करते हैं?
आप ये कहते हैं मैं मामा को, मेरे माता पिता को, मामा को, भाई बहन को नहीं बताते हैं, आप डर जाते हैं और वो पैसे जो भी, अगर वो छोटे पैसे मांगता है तो आप इधर उधर से करके या दोस्तों से उधार करके दे देते हैं। 3 दिन बाद में फिर फोन आता है कि अब इतने पैसे चाहिए, तो आप चंगुल में फंस जाते हैं कि न तो दे सकते हैं और न ले सकते हैं। कभी कभी तो कुछ जो भोले वाले सीधे साधे बच्चे, क्या बड़ी महिलाएं और पुरुष भी क्या करते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा होती है, तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये इनके इन प्रकार अपना गहना देके पैसे बैंक में तो वहां से निकाल कर उसको दे देते हैं। वो बार बार वो फोटो भेजता है कि देखिए आपके माता पिता को, आपके पति को, आपके उसको भेज दी जाएगी। तो सब अपनी प्रतिष्ठा से डरते हैं और उसको पैसे डालते रहते हैं। आप में से और हम में से ऐसे बालक बालिकाएं ये देखते हैं कि जब पैसा नहीं मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की अलमारी को खंगालते हैं और वहां से जो गहने हैं, कोई पैसे हैं, रुपए पैसे हैं, वो चुराते हैं। वो दैट इज नॉट ए चोरी, वो चोरी नहीं है, लेकिन आपने उसको पैसा देने के लिए वो चोरी करी है, क्योंकि आपको अपनी प्रतिष्ठा और अपने माता पिता की प्रतिष्ठा बचाने का प्रश्न था। तो धीरे धीरे इस प्रकार ये साइबर क्राइम में बढ़ता चला जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि वो अपन एसएस की बात कर रहे थे कि जैसे ही, तो सबसे पहले इससे बचाव कैसे हो। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी शेयर नहीं करें। कारण मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ओटीपी को अगर कोई सुविधा का, सरकारी योजनाओं का, समझ रहे हैं आप, कभी कभी बैंक के माध्यम से फोन बैंक के माध्यम से मैनेजर का या किसी का फोन आता है कि आपके अकाउंट में ये हो गया और आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है, कृपया ओटीपी दे दें। जबकि वो बैंक वाला नहीं होता है, कोई और होता है। तो आप उसको ओटीपी देते हैं, थोड़े दिन के बाद, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद में आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया, आपने देखा मैंने कोई ट्रांजेक्शन ही, संव्यवहार ही नहीं किया, तो वो पैसा कट जाता है। इसलिए नंबर 1, अपना ओटीपी जहां तक संभव हो किसी भी व्यक्ति को नहीं बताएं। पहले बात सुन लो। दूसरी बात, आप अपने फोन का पासवर्ड ऐसा भी नहीं रखें जो डायरेक्ट हो, 1 2 3 4 5 6 नहीं, मतलब जो सीधा पासवर्ड कभी भी न रखे, उल्टा पुल्टा रखो, 5 8 9 11, समझ रहे हो, 5 3 2 1 3 5, ताकि आप बचाव हो सके। नहीं तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 रखते हैं तो उनके पास में वो क्या करते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर का लॉक खोलना हो और आप उसमें काम करते हैं, तो मैं देखूंगा मैडम ने क्या रखा होगा, 1 2 3 4 डालता हूं, फिर 3 4 5 डालता हूं, 5 6 डालता हूं, ऐसा। तो पासवर्ड आप अगर अपने फोन में रखते हैं तो डायरेक्ट क्रम से नहीं रखें, उसको उल्टा पुल्टा रखने की कोशिश करें, जैसा भी आप समझते हैं, 3 5 4 2 1 जैसे भी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखे, 3 4 5 6 नहीं रखे, 1 2 3 4 5 6 नहीं रखे, समझ रहे हैं आप। नंबर 2, कभी कभी इस फोन पे जब आता है तो उस फोन पे या जो कुछ मांगा जाता है उसके नीचे एक इंग्लिश में लिखा होता है PKT फाइल। PKT एक फाइल होती है। तो अगर कोई फेक कॉल, आजकल गवर्नमेंट भी विषय में तेजी से कार्य कर रही है, तो अगर ऐसी कोई फाइल, ऐसा कोई फोन कॉल आता है, उसके नीचे लिखा होता है PKT फाइल। आप कभी भी जिंदगी में ध्यान रखें, उस फोन को आपको रिसीव नहीं करना है। दैट इज ए एब्सोल्युटली, केवल मात्र और केवल मात्र वो फेक कॉल है और आपके खाते से पैसा उड़ाने के लिए या फेक लेन देन करने के लिए आया है। इसलिए जल्दी नहीं करें। आप बिना कुछ देखे ही फोन की घंटी बजती है, आप आनंद फान में बाथरूम में से जाकर, इधर से जाकर, छत से आकर, नीचे से आकर तुरंत 1 मिनट में फोन उठा ले। नहीं, जल्दी नहीं है। जिसको जरूरत होगी 3 बार करेगा फोन। आप देखें किसका फोन बज रहा है, कौन है सामने वाला व्यक्ति, नॉन है या अननोन है। जल्दी नहीं है। अरे पहले तो लोग दूर जाने के लिए, आपसे मिलने के लिए पैदल पैदल या बसों में चलकर जाते थे, 3 2 दिन से पूछते थे या घंटे 2 घंटे के बाद में वेट करते थे। अब आपको 2 मिनट का समय नहीं है। इसलिए आप ये देख लें कि दैट इज, जो ये नंबर बज रहा है उसमें कहीं PKT फाइल तो नहीं लिखा है। ये जो नंबर आ रहा है कहीं अननोन नंबर से तो नहीं है। उस अननोन नंबर वाले को अपनी कोई जानकारी, चाहे वो जज पूछे, चाहे वो वकील पूछे, चाहे वो पुलिस पूछे, समझ रहे हो आप, चाहे वो CBI पूछे, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट कह दीजिए कुछ नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, खत्म। 1 बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये कहो कि साहब जज का फोन आ गया, मेरे पास CBI का फोन आ गया, मेरे पास पुलिस अफसर का फोन आ गया, SHO का फोन आ गया, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप ये संतुष्ट नहीं कर लें कि जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति को मैं जानता हूं या वो व्यक्ति मुझे जानता है। आजकल एक सिस्टम और हो गया कि मैं ये जो अभी आपके सामने बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे संसाधन आ गए हैं, उसको महिला की आवाज में बोलकर आपको ऐसे लगेगा कि आपकी मैडम की आवाज है, आपके सामने दिखा दिया जाएगा। मैं यहां पर पुरुष के रूप में बोल रहा हूं, महिला की आवाज में आपको सुना दिया जाएगा। ये भी अपने आप में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे व्यक्तियों को क्या किया जाता है, फ्रॉड करके धोखा दिया जाता है।
इसलिए पहले आप देखें, ओटीपी किसी को नहीं दें, सादा पासवर्ड नहीं रखें, अननोन व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं करें। कभी कभी तो ये बोलता है कि मैं तेरा फूफा बोल रहा हूं, मैं तेरी बुआ बोल रही हूं, तेरी मौसी बोल रही हूं, तो आप उसको भी सुनिश्चित कर लें। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका एसएस उधर से लेकर उनकी आवाज में, क्योंकि आवाज वही आएगी जैसे वो चाहेंगे, हम चाहेंगे वैसी आवाज में ही आपसे बात कर सकते हैं। महिला की आवाज में बात करना है तो आप सीधे मन के हैं, आप ये कह देंगे कि ये तो मेरी मौसी का फोन था। बाद में पता पड़ता है कि वो मौसी का फोन नहीं था, कोई दूसरी मौसी का फोन था, चालाक मौसी का फोन था, जो आपके फोन में से पैसे उड़ा ले गई। ऐसे साइबर क्राइम के अपराध जजों के यहां से भी हुए हैं, पुलिस वालों से भी हुए हैं, टीचर से भी हुए हैं, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के लाखों करोड़ों रुपए रिटायरमेंट में प्राप्त किए, उनकी जिंदगी की जो सारी कमाई है उन साइबर क्राइम वालों ने ठग ली है। इसलिए अगर मैं भी फोन करता हूं और आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, तो एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि ये सरकारी फोन है, यानी आपके जानने वाला। उदाहरण का ये उसी व्यक्ति का फोन है तो ही आप उससे अच्छे से बात करें। कहीं कहीं तो जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र है, तो एक दिन मेरे मित्र के पास फोन गया कि वो साहब की माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उनको कुछ आवश्यकता है 50,000 की, तो 50,000 रुपए डाल दिए। वो बेवकूफ था, उसने 50,000 रुपए डाल दी। शाम को 2 घंटे बाद मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब आपकी माताजी की तबीयत ठीक है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपके पास फोन गया था कि नहीं, कि आपकी माताजी तो अस्पताल में भर्ती थी। मैंने कहा भाई वो तो घर पे बैठी आराम से, कोई अस्पताल में नहीं भर्ती है, और मैंने आपको 50,000 रुपए भी दिए। मैंने कहा भाई यार तेने मुझे पूछा तो होता, और वो 50,000 रुपए। अब उसको जो आवाज सुनाई गई थी वो आवाज किसकी थी? मेरी थी। समझ गए? अगर फिर भी मान लेते हैं आपके साथ में फ्रॉड होता है, तो एक नंबर है हेल्पलाइन का 1930 1930, तो तुरंत प्रभाव से आप जैसी भी हिंदी, मारवाड़ी, दोलपुरी, जो भी भाषा आपको आती है 1930 डायल करो और उसमें लिखो कि मेरा ये अकाउंट नंबर है और मेरे साथ में 2,000 रुपए या 10,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है। तो उसमें ऑटोमेटिकली ही आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और जैसे ही एफआईआर दर्ज या आपकी कंप्लेन, एक शिकायत नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो पैसा जिस खाते में गया है, बिना पूछे ही एक ऐसा सिस्टम काम करता है कि उस खाते को अटैच कर दिया जाएगा और वो पैसा आगे जाने से आपका रुक जाएगा। और जब वो पैसा रुक जाएगा तो बाद में वो पैसा आपका रिकवर किया जाता है। इसको भी हम 2 तरह से देखेंगे। जब कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करता है तो फ्रॉड करते ही जो जिस पहले व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर। मान लो मेरे अकाउंट से पैसा गया, मैडम ने फ्रॉड किया और पैसा मैडम नहीं लेगी, अकाउंट में जाएगा सर के। तो जिस अकाउंट में पैसा जाता है वो फर्स्ट लेयर कहलाती है, और जब तक फर्स्ट लेयर के पास वो पैसा रहता है तो आपका पैसा बैंक के द्वारा, सरकार द्वारा या साइबर क्राइम पोर्टल जो बना है वो रिकवर हो जाता है। लेकिन ये भी चाहते हैं, मैडम भी ये चाहती है कि फर्स्ट लेयर में पैसा जाने के बाद तुरंत ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट में ही वो पैसा क्या करता है, पहले एक अकाउंट में जाता है, फिर 5 में जाता है, एक साथ 5, 7, 10, 20 ज्यादा में, ये दैट इज कॉल्ड सेकंड लेयर। अब वो पैसा आपके यहां से 10 बालिकाओं के अकाउंट में चले गया, ये सब 10 बालिकाएं सेकंड लेयर में आती है, और फिर 15 से 20 मिनट में ही वो 50 लड़के लड़कियों के अकाउंट में बट जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्ड लेयर। तो जब तक पैसा आपका फर्स्ट लेयर में है तो वो पैसा प्यारे बालकों, अध्यापक अध्यापिकाओं रिकवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सेकंड लेयर में गया और थर्ड लेयर में गया, आप कुछ भी कर लो, पैसा आज तक पूरे भारत में कहीं रिकवर ही नहीं हो पाया है। अब प्रश्न आता है कि पुलिस प्रशासन और आप तो जज हो, आपका प्रश्न ये होगा तो वो तो उसको सजा दो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन होता क्या है कि सजा देना और कार्रवाई करना दूसरी बात है। अब हमने आपके 5 लाख उड़ा लिए, आपके बच्चे की शादी करनी थी, या किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना था, या मकान बनवाना था, आपके 5 लाख गए, अब बोले हम उसको कार्रवाई करते रहे। अब प्रश्न ये आता है कि उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती, या वो लोग बच कैसे जाते हैं। कि जो व्यक्ति आपके फोन की एक्सेस करके पैसा उड़ाने वाले व्यक्ति दूसरे होते हैं, और जिनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है वो व्यक्ति दूसरे होते हैं, और दैट सेकंड लेयर में जाता है वो व्यक्ति तीसरे होते हैं, और जो थर्ड लेयर में जाता है वो चौथे व्यक्ति होते हैं। तो जो व्यक्ति बड़ा गुर्गा है, मैन हैंडलर है, वो केवल क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेगा, अपने नाम से कोई आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन इनके नाम से अकाउंट में पैसे जाएगा। अब इनको पकड़ा जाएगा और हमारे पास लाया जाएगा तो हम कहते हैं कि साहब मैंने इनको कोई फोन कॉल नहीं किया, मैंने पैसा उड़ाया नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में कहां से पैसे आ गए। तो ये इसलिए बच जाते हैं, और बाकी आप तो जैसे ये बचे ये बच जाते हैं। तो उड़ाने वाला कोई और,
जाने वाला और जिनके अकाउंट में जाने वाले और होते हैं। फिर वही व्यक्ति क्या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या एटीएम कार्ड के माध्यम से अपने गुर्गों से उन पैसों को 10% या 20% कमीशन पे निकलवा लेता है और वो सारे पैसे आ जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि बेईमानी में कभी बेईमानी नहीं होती। तो अगर मुझे लाख रुपए निकलवा लें तो मैं आपको 10 व्यक्तियों को 10 एटीएम कार्ड मेरे होंगे और आपको दे दूंगा। फिर मैं कहूंगा कि भाई आप सबको 10% कमीशन मिलेगा। अगर आपने एटीएम से 1 लाख रुपया निकलवाया तो 10,000 आपका और 90,000 मेरा। तो अब आप इस आधार पर उस पैसे को जैसे ही आपने निकाला 1 लाख रुपए तो आप लेकर नहीं भग सकते मेरे पैसे को, क्योंकि जैसे ही आप लेकर भगोगे तो मैं आपके खिलाफ सीधा एफआईआर दर्ज कराऊंगा कि साहब इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है। तो आप पुलिस के डर के मारे कभी भी ऐसा काम नहीं करोगे। इसलिए 10,000 90,000 तो मुझे दोगे और आप 10,000 में राजी इसलिए हो जाओगे कि साहब घर बैठे पैसा मिला, मेरी हल्दी लगी न फट गई और रंग अच्छा आ गया। तो इसलिए जो गरीब और सीधे साधे भोले वाले व्यक्ति जिनको रोजाना मजदूरी नहीं मिलती, महीने के 10,000 रुपए नहीं कमा पाते हैं, वो देखता कि मुझे करना कुछ नहीं है, ये एटीएम भाई साहब ने दिया है मुझे 4-5 एटीएम है धौलपुर में, किसी में भी घुस के जब कोई नहीं देख रहा हो, ये 1 लाख रुपए निकाले, 90 इनको दे, 10,000 लेके मैं आराम से घूमूंगा, होटल में खाऊंगा, नाश्ता करूंगा, यार दोस्तों के साथ में पार्टी करूंगा। इस कारण से आपके साथ में साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। तो इनसे बचिए, जल्दी ना करें, अपने आप को व्यवस्थित करें। और जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि साहब ये व्यक्ति, ये फोन करने वाला व्यक्ति वही है जिसको कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, तो ही अपनी निजी जानकारी साझा करे बेटा हो। अन्यथा आप, चाहे वो बालक हो चाहे बालिकाएं हो, अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा नहीं करें। फिर मैं कह रहा हूं, अपने अकाउंट संबंधी, अपने रिश्तेदारों संबंधी और जो भी आपके इष्ट मित्र मिलने वाले हैं उनकी जानकारी भी किसी व्यक्ति को नहीं दें। ये साइबर फ्रॉड करने वाले इतने शातिर और ठगी प्रकार के लोग होते हैं कि आपकी संपूर्ण जानकारी आपके यहाँ फोन करने से पहले पूरी जानकारी रखते हैं कि आपके लड़के का नाम ये, आपके पति का नाम ये, आपकी पत्नी का नाम ये है और आपका पता, बेटा वहां एमपी फलाने भोपाल स्कूल में पढ़ रहा है तो उस बेटे के नाम से करेंगे कि आपके। ऐसे भी फोन आते हैं कि जैसे जो बड़े कर्मचारी अधिकारी होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो उनके बच्चे अच्छे संस्थानों में बाहर पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि साहब आपका बेटा ड्रग्स लेते पाया गया है, मैं फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं और उसको पकड़ लिया गया है। बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, मुझे फोन ये आता है, तो मैं देखता हूं कि भाई साहब इसका उपाय क्या है कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दे तो हम तुरंत छोड़ देंगे। मैंने 2 लाख रुपए दिए और देने के बाद, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने बेटे से फोन करने की जहमत उठाई ही नहीं, 2 लाख रुपए दिए, फिर बेटे को फोन किया कि बेटा तू बाहर आ गया, कि मैं तो बाहर आ गया क्या पापा, मैं तो क्लास में था। तो कि तुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा क्या? कि नहीं मुझे कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा। अब क्या था, एक बार तीर हाथ से छूटा गया, यानी कि मुंह से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर दोबारा वापस उस स्थान पर नहीं लौटता है। अब वो ठगा गया। अब जब तक मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कंप्लेन लिखाऊंगा, जब तक तो वो पैसा न जाने एक खाते से 5 में, 5 से 25 से, 25 से 250 में। ये प्रश्न इस आता है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी बड़ी रकम उड़ाई है, कितनी बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन किया है। अगर करोड़ों का किया है तो वो इतने ही खातों में बढ़ जाती है कि उसकी कैलकुलेशन और गणना कर पाना 250, 500 खातों में और देश से बाहर या स्टेट से बाहर के खातों में डाली जाती है। अब ये प्रश्न आता है कि सर ये होता कहां से है, होता कैसे है? ये होने का काम ये है कि जो लोग बाहर में गाड़ियां चलाते हैं या ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो क्या करते हैं, आपके धौलपुर से फोन चोरी करेंगे, आपका उसकी सिम निकालेंगे और उसको जयपुर में बेचेंगे। आपका फोन, जो जितने भी फोन चोरी होते हैं तो उनमें से क्या करते हैं, ये इन प्रकार वो चोरी में खरीदने वाले हल्के फोनों के पास जो लोग नशा करते हैं, दारू पानी पीते हैं। अगर मान लो मेरा ये फोन आज 30,000 रुपए का है, अगर आप में से ये उदाहरण दूं कि आप में से एक लड़का या लड़की ने चुरा लिया, तो वो किसी भी दुकान पर जाएगा कि भैया ये फोन है, मेरा है, मेरे पास पैसे, वो ये नहीं कहेगा चोरी का है, मुझे पैसे नहीं है, मुझे बेचना है। अब यहाँ हमारे समाज में ऐसे भी लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि 30,000 का फोन है, लड़का लड़की आया 5,000 दे देते हैं और 25,000 में या 20,000 में तो बिकी जाएगा, तो वो 5,000 में आप इसलिए राजी हो जाते हैं कि आपको 5,000 मिल गए। अब वो ऐसे गिरोह के संपर्क में रहते हैं कि उनको 20-25,000 रुपए में या जो भी आपसे ज्यादा में बेच देता है, वो केवल क्या करते हैं, पकड़े जाने के बाद में इस फोन को तोड़ेंगे और इसकी सिम निकालेंगे। सिम निकालकर, अब देखिए सिम किसके नाम बोल रही, मेरे नाम से। अब जयपुर में वो क्या करेंगे, इस सिम के नाम से दूसरे फोन में डालकर ठगी करेंगे। ठीक है, ठगी करने के बाद रकम आएगी तो सबसे पहले पुलिस वाले या जांच करने वाले साइबर क्राइम वाले देखेंगे कि कौन सी सिम नंबर से ठगी की गई। वो ठगी तो साहब के नाम से की गई है, वो तो सीधे पुलिस मेरे को आके पकड़ेगी, आपने इस नंबर से फ्रॉड किया है। मैं कहता हूं कि मेरा तो मोबाइल 8 दिन हो गए चोरी,
तो मैं तो इसलिए बच जाता हूं क्योंकि वास्तव में मेरा फोन चला गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी में तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, एनईएक्स, एमपी से खरीद कर इधर वाली चोरी करते हैं जो उधर, और उधर वाली चोरी करते हैं जो इधर औने पौने दामों में बेच देते हैं। फिर वो उस फोन से, उन सिम से ठगी करते हैं, और ठगी करने के बाद अब उनकी लोकेशन इसलिए नहीं आती क्योंकि पुलिस मियां की दौड़ मस्जिद तक, क्योंकि पुलिस जैसे ही मेरी सिम को देखेगी तो मेरा पता जयपुर का आएगा, तो मेरे घर पे पहुंचेगी, या साहब धौलपुर काम कर रहे हैं तो धौलपुर पूछेगी। जबकि वो ठगी कर रहा है कहां से, उत्तर प्रदेश के आगरा से, तो पहले पुलिस यहां तक आएगी, जब तक वो ठगी करके अपना काम करके निकल जाएगा। आगे सुन, अब बात करते हैं लोकेशन की, कि साहब लोकेशन से जाइए आप। तो लोकेशन से भी जब तक पुलिस सबसे पहले उस मालिक के पास आती है, और जब तक लोकेशन जाएगी, 1 या 2 ट्रांजेक्शन किए और उसको नाली में फेंक देता है, क्योंकि न तो उसका उसमें नाम है, न कोई पता है, न उसके पास सिम है। 1 या 2 ट्रांजेक्शन किए या ठगी करी और फिर उसको नाली में फेंक देता है, या औंकड़े में जैसे आप अदरक को कूटते हैं ना चाय बनाते समय, वैसे कूट देता है। अब आ जाओ, क्या कर लोगे आप? अब फोन भी गया, पैसा भी गया, आपका भी गया और मेरा भी गया, न तो मैं पकड़ा गया न वो पकड़ा गया, और उसके अकाउंट में पैसा भी चला गया। और ऐसे ही आप और हम जैसे लोग, बिल्कुल जो सीधे हैं, ग्रामीण परिवार के लोग हैं, स्त्री और महिलाएं, पुरुष हैं, वो बेचारे सीधे होती है कि काकी तेरा अकाउंट दे दे, मैं तेरे अकाउंट में विधवा पेंशन डलवा दूंगा और तेरा खाता खुला दूंगा। तो ये काम भी आप अपने घर वालों को मना करें कि ये काम आप स्वयं करें। तो काकी कहकर आपका अकाउंट तो ले गया, बाद में पासबुक भी खुद चली गई, बैंक में चला गया और एटीएम कार्ड भी जारी करा दिया, आपको खाता नहीं दिया। अब ठगी के पैसे उसी में आ रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन। उसका जो बैंक की पासबुक है, एटीएम कार्ड है, वो उसी के पास है, और वो सारा खुद काम कर रहा है, मजे ले रहा है। और फिर तोड़ ताड़ के फेंक देगा, या फिर आपको दे देगा। और जब बाद में आपके पास में ये पता आएगा कि साहब इसमें तो 2 करोड़ का लेन देन हो गया, जबकि आप तो बिल्कुल गरीब मजदूर हो, एक झोपड़ी में रहने वाले हो, तो वो कहां से हो गया? अब जो भी जांच होगी उस बेचारी गरीब महिला की होगी, पुलिस उसको तंग करेगी या परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट उसके नाम था, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आया और क्यों आया, आप हिसाब दीजिए। अब उसको पता ही नहीं। इसलिए लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा प्यारे बालक बालिकाओं कि नंबर 1, अपना ओटीपी किसी को नहीं दें। अपना फोन का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 या सीधे क्रम वाइज अंकों में नहीं रखें। पीकेटी फाइल जो फोन में आती है उसको आप कभी भी छेड़छाड़ नहीं करें, उसको नहीं खोलें या उनसे बात नहीं करें। नंबर 3, अगर आपको कोई लेन देन करना है, आपको कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करना है, तो पहले ये जांच लें कि सामने वाला व्यक्ति क्या वही है। अरे 1 मिनट में कोई आदमी मरना और जिंदा नहीं होता है, कोई मरेगा नहीं। अगर मैं अस्पताल में हूं तो 1 मिनट में नहीं मरूंगा, जान बहुत आसानी से नहीं निकलती। कहेंगे साहब भर्ती हैं, वो मर जाएंगे, पैसे नहीं दिए तो 1 मिनट में नहीं मरेगा, मरते तो मरने तो साहब को 1 मिनट में कभी कोई, ये जान है ना बहुत ताकत से निकलती है। वो कहेगा साहब जल्दी दो, तो पहले आप उस साहब से तो पूछ के देख लो, या उनके घर वालों से पूछने देखो कि क्या आपने मौसा जी के लिए फोन पैसे मांगे हैं क्या? तो मौसा जी कहेगी भैया तेरे मौसा जी तो काम करने गए, कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे साथ में ठगी होने वाली थी, तो आप बच सकते हो। इसलिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने अकाउंट, अपने माता पिता को, अपने अनपढ़ लोगों को ये बात, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी समझाइए। तीसरी और लास्ट बात कर लेते हैं, नशा। देखिए प्यारे बालक बालिकाओं, नशा नाश की जड़ है। वर्तमान समय में स्कूल और कॉलेज के पास में अफीम, भांग, गांजा, चरस, दारू, ऐसे वाले जो पदार्थ हैं वो नशे की श्रेणी में आते हैं। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुपारी, अफीम, चरस, भांग, गांजा और हेरोइन एक ऐसा पदार्थ होता है सफेद रंग का, जिसको जीभ पे लगाते ही इतना टेस्ट आता है कि बस ये मान लो कि जन्नत मिलने लग जाता है। कि अब पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, सुपारी, भांग, अफीम, गांजा, हेरोइन, एमडी और ऐसे अन्य पदार्थ जिनका नाम आप अभी सुन नहीं पाए हैं, देख नहीं पाए हैं, ये सब नशे की श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्यारे बालकों, दोस्तों, नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। ये आपके जीवन को ही समाप्त नहीं करता है, बल्कि आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति को भी डैमेज करता है। तो कैसे अपन देखेंगे कि जो व्यक्ति लगातार ये ऐसे चीजें खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो सबसे पहले तो उसके शरीर पे जो हल्की हल्की मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियों में वो नशा जाने लगता है, और वो मांसपेशियां या जो आपकी बॉडी है, जो आपका हृदय है,
वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसलिए आप कुपोषण के शिकार बन जाते हैं, कई रोग आपके शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ी और पहली प्राथमिक शारीरिक क्षति होती है। नंबर 2, ऐसा कोई व्यक्ति जो नशा लगातार करता है, चाहे वो दारू का हो, चाहे भांग का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे अन्य कोई पदार्थों का हो, तो उस नशे के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता होती है। और वो जब तक आपके पास पैसा है तो जितना आप कमाते हो उतना पैसा तो आप नशे में उड़ाते हो, ठीक है। तो इससे आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। कभी कभी तो कुछ लोग जो ऐसा काम करते हैं, अपने बीवी के गहने और जो शरीर की जो क्या बोलते हैं अचल संपत्ति होती है परिवार को भी धीरे धीरे उस दारू की भेंट में चढ़ा देते हैं, बेच देते हैं। बीवी के मंगलसूत्र बेच देंगे, कंगन बेच देंगे, कड़े बेच देंगे, चैन बेच देंगे, जो भी है, अंगूठी बेच देंगे, और उसको कहाँ पी जाएंगे? दारू पी जाएंगे। आगे समझ। तो ये क्या होता है कि उनके बच्चे फिर पैसे नहीं होते हैं तो अच्छी स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ा ही नहीं पाते हैं, या अच्छा मकान और अच्छी सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं वो आपको नहीं दे सकते। इसीलिए ये क्या करता है, आपकी नशा आपकी आर्थिक कमर को भी तोड़ता है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्थाओं को खराब करना, कि जो लोग नशा करते हैं, दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, या नशा करके इधर उधर ताश खेलते हैं और कुछ काम करते हैं, तो मालूम है आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहेंगे, अरे को कहां से? वो राधे श्याम से मिलने गया था। अरे उससे कौन मिलता है, वो तो दारू पी के पड़ा रहता है इधर उधर। तो इससे जो आपकी सामाजिक डिग्निटी है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और वो राजस्थान में कहावत है कि गीत में कोई उसको गाते नहीं है और रोज में उसको कोई रोते नहीं है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं, उसके परिवार को कोई हेल्प नहीं देते हैं कि अगर हम इनको पैसे भी देंगे तो इसका बाप ले जाके दारू पी जाएगा, नशा करेगा और कुछ करेगा। इसलिए उसके बालक बालिकाएं और जो उसके माता पिता और जो भी उसकी पत्नी है, वो हमेशा आर्थिक तंगी में ही रहती है। चौथी, ये आपकी सामाजिक डिग्निटी को गिराने का सबसे बड़ा कारण। लास्ट बात करते हैं शारीरिक, कि जब लोग लगातार नशा करते हैं तो धीरे धीरे उसका शारीरिक शोषण, जो शारीरिक संरचना है, वो कमजोर हो जाती है। कभी कभी तो नशे की अत्यधिक मात्रा के कारण से वो लोग समय से पहले ही मर जाते हैं। पत्नी और उसके बच्चे, उसके माता पिता बिलखते ही रह जाते हैं और उनको जिंदगी में कोई सहारा देने वाला ही नहीं होता है। इसलिए आप छोटे से छोटा नशा और बड़े से बड़ा नशा, नशे सभी प्रकार के नशे हैं। बीड़ी सिगरेट पीना भी अपने आप में नशा है। इसीलिए सिगरेट पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है अंग्रेजी में? इंजurious टू हेल्थ, अर्थात शरीर के लिए घातक है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। अब एक प्रश्न यहां पर आता है कि साहब ये सब चीजें नशे की नुकसान देती है शरीर को, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप इनको बंद क्यों नहीं कर देते हैं? सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती? देखिए, सरकार अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है। सरकार को राजस्व प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का, आप लोगों का और हम सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए उन फैक्ट्रियों को वो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वहां से उन्हें रेवेन्यू प्राप्त होता है, वहां से उन्हें व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। इसीलिए फर्क ये आता है कि जो व्यक्ति जानकार है, जागरूक है, सरकार ये तो कहती नहीं है कि आपको एक पैकेट दे दे के दारू का, थैली दे दे के आप पीजिए 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 पीजिए, ऐसा नहीं कहती है। इसलिए यह आपको प्यारे बालकों चूज करना है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। आप ये कहते हैं कि साहब जो मोबाइल एक बहुत अच्छा साधन है, इसमें अच्छी बातें आती है, आपकी पढ़ाई आती है, इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छे गाने भी सुन सकते हैं, तो ये तो अच्छी बातें हैं। लेकिन इसके खिलाफ इसमें फेक वीडियो आते हैं, अश्लील वीडियो आते हैं, पैसे उड़ा लिए जाते हैं, कभी धमकियां भी दी जाती है, हमें गंदी गंदी बातें भी सिखाई जाती है। तो क्या इस मोबाइल को छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपको ये सोचना है कि हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है और हमें किस किस का उपयोग करना है और किस किस का उपयोग नहीं करना है। इसलिए समाज या सरकार उन फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर सकती है, लेकिन इसलिए उनके ऊपर चेतावनी, गुटखा पे चेतावनी लिखी हुई है कि गुटखा आप च्युइंगम करते हैं, चबाते हैं, वो भी शरीर के लिए क्या है? नुकसानदेह है। इसलिए उन पर केवल चेतावनी लिखकर छोड़ दी जाती है। अब ये मालूम है कि आपके सामने बहुत नदी जा रही है चंबल, और आप पुल पे नदी देखने चले गए, तो कोई सरकार, कोई व्यक्ति आपको कूदने के लिए तो कहेगा नहीं। अगर कोई कह भी देगा कि कूद जाओ बेटा, तो तुम कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। कूदो क्या? आप में से बताओ कौन कूदेगा? हाथ पे खड़ा करके जरा। अगर आप चंबल में ले जाए जाते हैं पुल पे, जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, और मैं वहां आके कहूं कि बेटा आप तो सब, मैं उस स्कूल में गया था, कूद जाओ पानी में, कूद जाओगे क्या? हाँ या ना बोलो। नहीं। तो आप अपने विवेक से ये काम देखिए। आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको इस बात का मालूम है कि मैं इसमें कूदूंगा तो मैं बहूंगा और मैं मर जाऊंगा, इसलिए आप नहीं कूदना चाहते, क्योंकि सबको अपनी जान
प्यारी है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपनी जान प्यारी है तो हमें नशा करना है या नहीं करना है। इसीलिए आपको सहज रूप से सोचना है, सहेजना है और जानना है कि कौन सी बातें हमारे शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए हानिकारक और नुकसानदेह हैं, हम उनसे दूर हटें और उनको कभी काम में नहीं लेवें। इसीलिए आपको नशे को ना कहना, क्रॉस नशे को ना कहना है और जिंदगी को हाँ कहना है। लास्ट में, अंत में 2 मिनट में मैं अपना समय, अभी समय है, एक बात कह के और समाप्त करना चाहूंगा कि आप सभी लोग धौलपुर जैसे जिले से आते हैं, कुछ लोग ग्रामीणों से या ढाणियों से भी आते होंगे, माता पिता भी गरीब होंगे। बेटा, वो माता पिता बहुत बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए आप वो काम करो जो अच्छा हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, संस्कार लो, अच्छी नैतिकता में रहो और मेहनत करो। जो बालक बालिकाएं ये सोच लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो विषय है वो सोच का है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आपके इरादे बड़े होंगे, आपके गोल और लक्ष्य बड़े होंगे, तो ये मैं वो दावा करता हूं, ये वादा करता हूं, आपसे विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप उसको अचीव कर लोगे, उसे प्राप्त कर लोगे। इसलिए आपके लक्ष्य बड़े होने चाहिए। राजस्थानी में एक और कहावत है कि रोती रोती जावे और मरे की खबर लावे। तो कभी किसी काम को करने से पहले आपके मन में ये नहीं आना चाहिए, ये भाव कभी नहीं आने चाहिए कि मैं इसको नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसा भी कोई काम है जो भले ही आपसे नहीं होता है, तो एक बार आपके मन में दिल से ये भाव आना चाहिए, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। तो मैं वादा करता हूं कि 50% तो आपकी वहीं विजय हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपके अध्ययन की। कुछ बालक बालिकाएं लगातार क्या करते रहते हैं, ये कहते हैं कि मुझे गणित नहीं आती, विज्ञान नहीं आती, तो देखते ही उस किताब को आप दूर रख देते हैं और जो अच्छा सब्जेक्ट आपको लगता है उसको बारी बारी से पढ़ते हैं और उसमें 100 में से 80, 90, 92, 93, 75, 80 नंबर लाते हैं। और जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो आपको नहीं आती, आप उसको पढ़ते ही नहीं। गलत, ये सोच गलत है। आपको ये मालूम है कि जब कोई लड़का लड़की या कोई बच्चा बीमार होता है तो दवाई कड़वी होती है, माताजी और पिताजी या आपकी मम्मी या बहन उसको मूसल में कूटती है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाती है और फिर आपको पिला देती है ताकि वो आपको कड़वी नहीं लगे। तो उसका मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगे, टफ लगे, उससे दूर मत भागो, उसको थोड़े थोड़े रूप में धीरे 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 उसको पढ़ते रहो। तो एक दिन आपकी बाकी अन्य सब्जेक्टों में, विषयों में जैसी रुचि है उसी विषय में जागृत हो जाएगी और आप उस विषय को भी 80%, 90% तक ले जाएंगे। लेकिन आप उसे नेग्लेक्ट नहीं करें, नेग्लेक्ट नहीं करें कि भाई मुझे उदासीनता उसके प्रति नहीं बजे कि मुझे यार गणित आती नहीं। बार बार कोशिश करो। आपको ये मालूम है कि जब कोई मकड़ी और चींटी यहां से लेकर वहां तक जाना चाहती है तो एक बार यहां पर आती है और गिर जाती है, फिर वो दोबारा, आपने कभी देखा है नाली का कीड़ा निकालते हैं, नाली में से फावड़ी से कोई भी सामान निकला, उसमें से जो केचुआ कीड़े निकलते हैं वो वापस नाली में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो चींटी सबसे पहले यहां तक चढ़ेगी, गिर जाएगी, या आप गिरा दो फूंक के। आप कभी आपने देखा, हमने देखा मकड़ी को फूंक देके गिरा दिया, वापस फिर वो दोबारा चढ़ेगी, यहां पर खुद ही गिर गई, फिर यहाँ, फिर तिबारा यहाँ, फिर चौबारा यहाँ, फिर 5 बार यहाँ, धीरे धीरे वो लगातार चढ़ती रहेगी, मेहनत करती, और एक बार ऐसा समय आएगा कि वो इस दीवार को पार कर देती है। इसलिए कहा गया है कि लहरों से डर करनों का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए ये मन और ये मुट्ठी आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। तो आप हर समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आप अचीवमेंट कर सकते हैं। संस्कार सीखो, गुरुजनों का, माता पिता का और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करो और उनका आशीर्वाद लो। आप जीवन में इतने सफल होगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आप छोटे परिवार से आते हैं, आप गरीब परिवार से आते हैं, आप SC ST OBC से आते हैं, आप जनरल से आते हैं, कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहनत कभी किसी का भी फल अधूरा नहीं छोड़ती है। अगर आप मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य पर निशाना लगेंगे तो एक दिन हो सकता है देरी हो जाए, हो सकता है कि आपके राह में परेशानियां आए, रोड़े आए, लेकिन आप एक दिन सफल हो जाएंगे और आप अपने, आपका और अपने माँ बाप का जीवन रोशन कर सकेंगे, अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। मेरा आज आपसे यही निवेदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।